हेलो लर्नर्स, आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन, त्वरक का सिद्धांत। एक्सेलरेशन प्रिंसिपल ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि एक्सेलरेशन प्रिंसिपल क्या होता है। तो जो वर्ड त्वरक है या एक्सेलरेशन है दैट इज़ टेकन फ्रॉम मैथमेटिक्स से लिया गया है। और मैथ्स में इस वर्ड का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, गति की दर में होने वाला परिवर्तन। वेलोसिटी का मतलब होता है गति, कितनी स्पीड है वो वेलोसिटी, गति की रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। और इकोनॉमिक्स में, इन इकोनॉमिक्स इट मीन्स चेंज इन नेट इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ चेंज इन फाइनल आउटपुट, कि जो फाइनल आउटपुट में चेंज होने से नेट इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज होता है। इट मीन्स इट इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ये हमारा जो प्रिंसिपल है ये प्रेरित निवेश का सिद्धांत है। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में करें कि एक्सेलरेशन प्रिंसिपल या त्वरक प्रिंसिपल क्या होता है। त्वरक प्रिंसिपल क्या है कि अगर फाइनल आउटपुट या फिर इनकम में चेंजेस होने से या इनकम में चेंज होने से अगर इन्वेस्टमेंट में चेंजेस होते हैं तो वो हमारा कैपिटल आउटपुट रेशो है या फिर वो त्वरक सिद्धांत है। इसे हम एक एग्जांपल द्वारा समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ़ डिमांड फॉर कारपेट इंक्रीजेज पर डे। फॉर एग्जांपल एक कोई कारपेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और वहाँ पर पहले ही फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी में काम हो रहा है। और अगर कारपेट की डिमांड इंक्रीज़ होती है, अगर कारपेट की डिमांड इंक्रीज़ होती है पर डे टू, फॉर एग्जांपल हमें 2 कारपेट पर डे उसकी डिमांड इंक्रीज़ होती है तो उसके लिए हमें नई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इफ़ डिमांड फॉर कारपेट इंक्रीजेज पर डे वी हैव टू मेड न्यू इन्वेस्टमेंट। नाउ हाउ मच इन्वेस्टमेंट वी हैव टू मेड फॉर फुलफिल दैट डिमांड। अब हमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, दैट इज़ नोन एज कैपिटल आउटपुट रेशो। वो कैपिटल आउटपुट रेशो पर डिपेंड करता है कि हमें उस डिमांड को पूरा करने के लिए कितनी और नई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमने बनाने हैं उस एक कारपेट की जो कीमत है वो 10 रुपये है। और अगर 2 कारपेट की डिमांड इंक्रीज़ होती है, जो डिमांड इंक्रीज़ होती है वो 2 कारपेट की डिमांड इंक्रीज़ होती है तो इसका मतलब है हमें 20 रुपये के हर रोज़ कारपेट चाहिए। 20 रुपये की डिमांड इंक्रीज़ हुई एंड अब हमें जो नई इन्वेस्टमेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें जो नए हथकरघे लगाने हैं, नए लूम्स लगाने हैं वो हमें 100 रुपये के लगाने हैं। तो इट मीन्स हमें जो कैपिटल रिक्वायर्ड है 20 रुपये के आउटपुट प्राप्त करने के लिए हमें 100 कैपिटल लगानी पड़ेगी। तो जो कैपिटल आउटपुट रेशो है वो हमारी 5:1 होगी। 5:1 इसका मतलब कैपिटल आउटपुट रेशो। तो जो एक्सेलरेटर है उसे हम कैपिटल आउटपुट रेशो भी बोलते हैं। दिस रेशो इज़ आल्सो कॉल्ड एक्सेलरेटर और कैपिटल आउटपुट रेशो। इसका मतलब है कि हमें कुछ आउटपुट प्राप्त करने के लिए जितनी हमें नई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, नई कैपिटल लगानी पड़ेगी, दैट इज़ कैपिटल आउटपुट रेशो। तो एक्सेलरेशन क्या हुआ, इट इज़ द रेशो ऑफ एक्सेलरेटर इज द रेशो ऑफ चेंज इन कैपिटल टू चेंज इन इनकम या आउटपुट। डब्ल्यू, इसे हम डब्ल्यू से या फिर हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू से या ए से। एक्सेलरेटर क्या है, डेल्टा के अपॉन डेल्टा वाई। तो यहाँ पर जो डेल्टा के है वो हमारे पास है चेंज इन कैपिटल और जो डेल्टा वाई है दैट इज चेंज इन इनकम या फिर इसे हम आउटपुट बोल सकते हैं कि आउटपुट या इनकम चेंज होने से हमें कितनी इन्वेस्टमेंट करती है, दैट इज़ कॉल्ड एज एक्सेलरेटर या फिर इसे हम कैपिटल आउटपुट रेशो बोलते हैं। सो वट इट इज़ द अमाउंट ऑफ एडिशनल कैपिटल रिक्वायर्ड, जो हमें एडिशनल कैपिटल रिक्वायर है टू प्रोड्यूस अ यूनिट इंक्रीज इन सेल अगर हमारी इंक्रीज़ होती है, परमानेंट सेल में इंक्रीज़ होती है, डिमांड इंक्रीज़ होती है, उसके कारण जो हमें एक्स्ट्रा कैपिटल लगानी पड़ती है दैट इज़ एक्सेलरेटर और कैपिटल आउटपुट रेशो। तो ये कैपिटल आउटपुट रेशो है। तो त्वरक क्या है, त्वरक क्या है कि अगर फाइनल आउटपुट या फिर हमारी इनकम में इंक्रीज़ होता है या फिर फाइनल आउटपुट में इंक्रीज़ होता है, उसके कारण जो हमें नया निवेश करना पड़ता है, जो हमें नया निवेश, नई कैपिटल लगानी पड़ती है, उसकी रेशो को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन प्रिंसिपल या फिर हम कैपिटल आउटपुट रेशो बोलते हैं, त्वरक।
अब जो त्वरक सिद्धांत है सबसे पहले वो प्रोपाउंडेड था अफ्तालियन ने 1907 में, फिर बेक्करडाइक ने 1914 में, और उसके बाद प्रोफेसर जे.एम. क्लार्क ने 1917 में इसको प्रोपाउंडेड किया। 1917 में आया था। लेकिन जो केन्स की थ्योरी थी, द मल्टीप्लायर की थ्योरी, उससे काफ़ी पहले आ गया था। लेकिन जो ये प्रिंसिपल है वो लाइमलाइट में तब आया जब हैरड की थ्योरी ऑफ ग्रोथ, हिक्स की थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल, क्योंकि जो हिक्स की थ्योरी है ट्रेड साइकिल की, दैट इज़ बेस्ड ऑन मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेशन प्रिंसिपल, वो दोनों के ऊपर बेस्ड है, मल्टीप्लायर और एक्सेलरेशन के। इन 1930 सैमुएल्सन हैज़ डेवलप्ड द प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर। तब ये एक्सेलरेशन का प्रिंसिपल लाइमलाइट में आया। तो एक्सेलरेशन प्रिंसिपल क्या है? चेंज इन कैपिटल डिवाइड बाय चेंज इन इनकम, कि कैपिटल और इनकम की जो रेशो है दैट इज़ एक्सेलरेशन प्रिंसिपल। तो हमारे पास डेफिनेशंस हैं, उसके बाद हम कोई भी डेफिनेशन कर सकते हैं। जैसे पीटरसन की डेफिनेशन है, द एक्सेलरेशन प्रिंसिपल assets that net investment or change in economy stock of capital is a function of rate of change in फाइनल आउटपुट, कि फाइनल आउटपुट में चेंज होने से हमारा नेट इन्वेस्टमेंट कितना चेंज होता है। इसी तरह से प्रोफेसर जे.एम. क्लार्क ने क्या कहते हैं एक्सेलरेटर के बारे में, कि देयर इज़ अ टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड फॉर फाइनल प्रोडक्शन एंड डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स, कि देखिए जो फाइनल प्रोडक्शन है हमारी डिमांड और जो कैपिटल गुड्स हैं उनके बीच में टेक्निकल रिलेशनशिप है। इट डिपेंड्स ऑन प्रोडक्शन टेक्निक दैट टू प्रोड्यूस गुड्स वर्थ ₹1 वट अमाउंट ऑफ कैपिटल गुड्स और इन्वेस्टमेंट विल बी रिक्वायर्ड। इट इज़ आल्सो कॉल्ड कैपिटल आउटपुट रेशो। तो कैपिटल आउटपुट पूंजी उत्पाद अनुपात क्या है, कि ₹1 का उत्पाद प्राप्त करने के लिए हमें कितनी मात्रा में पूंजी लगानी पड़ती है, तो वो हमारे पास है कैपिटल आउटपुट रेशो। तो जो एक्सेलरेशन प्रिंसिपल है वो कुछ एजम्पशंस पर बेस्ड है। तो उसकी एजम्पशंस क्या हैं? पहली एग्जम्पशन, नो एक्सेस कैपेसिटी इन कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री, कि जो कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री है उसमें कोई एक्सेस कैपेसिटी नहीं है और वो अपनी फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी पे काम कर रही है। अब ये करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास दो तरह की इंडस्ट्री होती हैं। एक होती है कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री और जो दूसरी तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं वो होती हैं कैपिटल गुड इंडस्ट्री, कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। तो अब कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री कौन सी होती है? जो गुड्स हम कंज्यूम करते हैं, जो भी गुड्स हमारे घर पे आती हैं, हम डायरेक्टली फाइनल कंजम्पशन के लिए जो गुड्स होती हैं वो कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री होती हैं। और कैपिटल गुड इंडस्ट्री कौन सी होती हैं? कैपिटल या प्रोड्यूसर गुड्स इंडस्ट्री वो होती हैं जिसमें मशीनरीज आती हैं, मशीनरीज, जो भी मशीनरीज हैं जिससे आगे फर्दर प्रोडक्शन किया जा सकता है वो प्रोड्यूसर या कैपिटल गुड इंडस्ट्री होती है। तो हमने फर्स्ट जो एजम्पशन ली है वो क्या है? नो एक्सेस कैपेसिटी इन कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री। जो कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री है उसमें कोई भी एक्सेस कैपेसिटी नहीं है। इसका मतलब हमें डिमांड को पूरा करने के लिए नया इन्वेस्टमेंट करना होगा। फिक्स एक्सेलरेटर और फिक्स कैपिटल आउटपुट रेशो, जो एक्सेलरेशन प्रिंसिपल है उस टेक्निकल रीजंस के कारण हमें फिक्स एक्सेलरेटर और कैपिटल आउटपुट रेशो को हमने फिक्स माना है। नेक्स्ट, परमानेंट इंक्रीज इन डिमांड, जो डिमांड में इंक्रीज होगा, जैसे मैंने आपको कारपेट वाला एग्जांपल दिया, तो जो डिमांड 2 कारपेट की डिमांड बढ़ेगी वो परमानेंट इंक्रीज होगी। जो डिमांड शुड इंक्रीज परमानेंटली, इट इज़ ओनली व्हेन दैट फर्म्स विल अंडरटेक न्यू इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर कैपिटल स्टॉक। इसका मतलब है तभी नई इन्वेस्टमेंट की जाएगी अगर डिमांड हमारी परमानेंटली इंक्रीज होती है। फर्म विल इंक्रीज कैपेसिटी, क्योंकि डिमांड इंक्रीज हुई है तो इसके कारण फर्म्स उस डिमांड को पूरा करने के लिए कैपेसिटी में इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट है कैपिटल इक्विपमेंट इज़ इंडिविजिबल, जो भी मशीनरी जो भी हम लगाएंगे, कैपिटल इक्विपमेंट लगाएंगे वो इंडिविजिबल है, अविभाज्य है। इसका मतलब जितनी भी इन्वेस्टमेंट की जाएगी वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट की जाएगी, कि अगर आपने कोई मशीन लगानी है तो ऐसा नहीं है कि मशीन का एक पार्ट आप पहले लगाएंगे और दूसरा पार्ट आप बाद में। तो जो मशीनरी लगाई जाएगी वो फुल एक साथ ही इंस्टॉल की जाएगी, उसको हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट है सरप्लस कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसर गुड इंडस्ट्री। हमने किया था कि कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री में कोई एक्सेस कैपेसिटी नहीं है, लेकिन जो प्रोड्यूसर गुड इंडस्ट्री है उसमें हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी है। इसका मतलब है कि अगर कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री में उनको
वो चाहिए होगी मशीनरीज, तो वो प्रोड्यूसर गुड इंडस्ट्री से ली जा सकती हैं। तभी नया निवेश किया जाएगा, क्योंकि सरप्लस कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसर्स गुड इंडस्ट्री में सरप्लस कैपेसिटी है, ताकि जो मशीन्स की डिमांड है वो यहाँ से पूरी की जा सके। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इज आल्सो अवेलेबल टू द फर्म्स को क्रेडिट अवेलेबल है। लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स, कहते हैं कि जितनी भी कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ हैं वो सारी की सारी हम ये मानकर चलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स पर काम कर रही हैं। एंड इलास्टिक सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज, इलास्टिक सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है जितने भी अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उनकी सप्लाई इलास्टिक है। इट मीन्स जब जितनी रिक्वायरमेंट होगी वो अकॉर्डिंग टू नीड वो यहाँ पर कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री को मिल जाएगी। तो दीज आर द डिफरेंट एजम्पशंस। इसके बाद हम इसकी करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सेलरेशन प्रिंसिपल। तो जो एक्सप्लेनेशन है इसकी एक्सेलरेशन प्रिंसिपल की, वो हम एक शेड्यूल के थ्रू करेंगे, एक टेबल के साथ करेंगे, जो कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। तो अगर आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। अदरवाइज दिस प्रिंसिपल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आई नो थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन हम इसे 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।